स्टूडेंट्स आप सब स्टूडेंट्स ने जो है कल बायोकेमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके यूनिट 2 के पार्ट 1 को जो है काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट है उसको हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से बात की थी। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने बात की थी, हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से हमने बात की थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन हो गई, इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हमने काफ़ी डिटेल के साथ जो है बात की थी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने काफ़ी डिटेल के साथ जो है डिस्कस किया था। हाइड्रोकार्बन को हमने डिस्कस किया था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर की शुरुआत हम अल्केन से करेंगे, जो कि हमारे साथ क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अल्केन्स हो गए, अल्कीन्स हो गए, अल्काइंस हो गए, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है, सही है। तो इससे हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो व्हाट इज अल्केन? अल्केन्स क्या है? अल्केन्स क्या है, सिंपल अल्फाज में अगर अल्केन्स की डिफिनीशन आपसे कोई पूछे, आपको कहें कि व्हाट इज अल्केन, तो आप सिंपली उनको कहें कि अल्केन्स ये हमारे साथ हाइड्रोकार्बन्स है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें कार्बन्स होते हैं और उस कार्बन के साथ ए हाइड्रोजन एटम ने क्या सर की आपकी आवाज़ होती है, क्लियर नहीं आ बॉन्डिंग की रही। होती है, सिंगल बॉन्डिंग पर मुश्तमिल होते हैं। सर इंटरप्शन हो रही है, सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अच्छा जी, किसको क्लियर आवाज़ नहीं आ रही? सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, काफ़ी इंटरप्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, अच्छा जी, शोर आ सब्र रहा करें, है। मैं माइक्स को ऑफ करता हूँ, ये दूसरे स्टूडेंट्स के माइक्स ऑन है तो इस वजह से। अब क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। अच्छा जी, हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे किस चीज़ की? हम बात कर रहे थे अल्केन्स के बारे में। सो व्हाट इज़ अल्केन्स? अल्केन्स क्या है? थोड़ा सा सब्र करें, कर लेते हैं। व्हाट इज़ अल्केन्स? अल्केन्स क्या है? जैसे कि अभी मैंने आपको काइंडली आपका जो माइक है ना, उसमें कोई मसला होगा, इस वजह से क्लियर आपको नहीं आ रहा हो, या सिग्नल का प्रॉब्लम होगा इस वजह से। बाकी स्टूडेंट्स को तो क्लियर आ रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, सही है। सो अल्केन क्या है? अल्केन्स आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड। अल्केन्स क्या है? अल्केन्स जो है इसको पैराफिन्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए एक दूसरा टर्म यूज होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अल्केन्स को दूसरे कौन से टर्म से याद किया जाता है, तो इसको पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स क्या है? पैराफिन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कि कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम ने क्या की होती है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनाई हुई होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अल्केन्स कहते हैं। अल्केन्स के हवाले से दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसका फार्मूला है, जो कि क्या है, CnH2n प्लस टू। CnH2n प्लस टू, ये आपके पास अल्केन हाइड्रोकार्बन का क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू जो है आप किसी भी कंपाउंड में कार्बन की तादाद, हाइड्रोजन की तादाद, इसको क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ, एक हाइड्रोकार्बन में आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ, मिसाल के तौर पर 6, आपके पास क्या है, C6 और H मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। C6 हो गया, और इसका मैं आपको अब क्या करता हूँ, इसका मैं आपको हाइड्रोजन की तादाद जो है वो आपको मैं क्या करता हूँ, मालूम करके देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको जो 6 नज़र आ रहा है, ठीक है, इस 6 को आपने क्या करना है, इस C
के साथ जो n है ना, इस C के साथ जो कैपिटल N है ना, जहाँ पर स्मॉल n आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपने इस 6 को पुट कर लेना है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C 6 हो गया, ठीक है। n की जगह हमने क्या कर लिया, 6 को पुट कर लिया, C 6 हो गया। इसी तरह से H हो गया, फिर 2 है और n आया है, तो n की जगह हमने फिर 6 को पुट कर लिया और फिर हमारे साथ क्या है, +2 है। सो C6 उसी तरह से आ जाएगा, 2 6 ज़रा क्या आता है, 12 आता है। तो हाइड्रोजन हमारे साथ कितने होंगे, 12, और +2 है तो इसके साथ हमने 2 को प्लस कर देना है, तो C6 हो गया, ठीक है। और 12 + 2 कितने हो गए, 14 हो गए। सो वो हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन एटम होंगे, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन की तादाद कितनी होंगी, हाइड्रोजन की तादाद आपको इसमें 14 मिलेंगी। और इसको अगर आप स्ट्रक्चरी बनाए भी तो आपके साथ बिल्कुल करेक्ट आएगा, इसमें कोई भी मसला जो है आपको नज़र नहीं आएगा। सो ये फार्मूला जो होता है, इसके ज़रिए आप क्या करते हैं, इसके ज़रिए किसी भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की तादाद को मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं कि अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, तो फिर आप लोगों ने यही लिखनी होगी, ठीक है। सो अल्केन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे साथ वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जो कि किस पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम ने क्या की होती है, सिंगल बॉन्डिंग बनाई होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अल्केन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मीथेन की अगर हम एग्जांपल ले तो आप देख सकते हैं कि मीथेन के साथ 4 हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्डिंग की होती है। ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो पैराफिन आर स्ट्रेट और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर एंड आर नोन फॉर देयर रिलेटिवली इनर्ट नेचर। इनर्ट नेचर मैंने आपको अभी बताया था कि इनर्ट नेचर से मुराद ये है कि वो हाइड्रोकार्बन जो कि स्टेबल होते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनर्ट कहते हैं। सही है, इस नेचर को हम क्या कहते हैं, इनर्ट कहते हैं। सो ये आपके पास अल्केन की एक जनरल डिफिनीशन थी जो कि आप लोगों को आनी चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन है? सर ये जो फार्मूला आपने अल्केन का बताया है, इसमें भी आपने बताया C6, तो जो 6 है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 जो है ना, ये n को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पर आपको n नज़र आएगा वहाँ पर आपने 6 लिखना है। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, मिसाल के तौर पर अब मैं वो कंपाउंड लिखता हूँ जिसमें कार्बन की तादाद 7 हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ, ये आपके पास क्या हो गया, C7, ठीक है, और ये H हो गया, सही है, HN हो गया। सो अब हमें इस कंपाउंड में पता है कि कार्बन की तादाद हमारे पास कितनी है, 7 है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हाइड्रोजन की तादाद कितनी है। तो इस हाइड्रोजन की तादाद को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमें n नज़र आएगा वहाँ पर हमने ये 7 पुट करना है। तो यहाँ पर फार्मूले में C के साथ n है, हमने 7 पुट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से H2N है, 2 के साथ n है, तो n की जगह हमने 7 पुट कर लिया और फिर +2 है, तो C7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से H2 आ जाएगा और 7 और +2 आ जाएगा, ठीक है। सो C7 ये हो गया और 2 7 ज़रा क्या आता है, 2 7 ज़रा 14 आता है, ठीक है। तो 14 हमने लिख दिया, +2 इसके साथ करो तो किस, इससे क्या आएगा, इससे H16 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो हाइड्रोकार्बन जो कि 7 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन एटम की तादाद कितनी होती है, 16 होती है। और ये भी आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकता है। आपको एक इसी तरह से एक हाइड्रोकार्बन दिया होगा जिसमें आपको सिर्फ कार्बन की जो तादाद है वो आपको मेंशन की गई होगी और आपको कहेंगे कि इसमें हाइड्रोजन एटम की तादाद कितनी होगी, तो आप लोगों ने इसी फार्मूले के ज़रिए फिर क्या करना होगा, मालूम करना होगा। सही है। ओके सर, थैंक तो ये आपके पास क्या है,
अल्केन्स कहलाते हैं। इसी तरह से अगर हम मज़ीद आगे जाएँ तो दे आर कॉमनली फाउंड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जितने भी अल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, तो ये कॉमनली हमें पेट्रोलियम और जितने भी नेचुरल गैसेस है उसमें हमें दिखने को मिलेंगे। सही है, उसमें ये पाए जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको दिया गया है, जैसे कि मीथेन का मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था, ये वाला जो स्ट्रक्चर है अभी मैंने आपको बना कर दिया था, ठीक है? ये हमारे साथ क्या है, सिंपलेस्ट अल्केन है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? फॉलो बाय ईथेन। इसी तरह से इसके बाद जो दूसरा हमारे साथ हाइड्रोकार्बन आता है वो ईथेन है, जिसमें 2 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है? और इसके साथ 6 हाइड्रोजन ने क्या की होती है, बॉन्डिंग की होती है। इसी तरह से फिर हमारे साथ प्रोपेन आता है, जो कि 3 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर इंशाल्लाह मैं अभी आपको इस स्ट्रक्चर्स का बनाने का जो तरीका है वो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर सिखाऊँगा, तो आप लोगों को फिर ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह से बनाने आ जाएँगे, सही है? अच्छा जी, आप लोगों ने ये टेबल जो है याद रखना है, ठीक है? ये टेबल मैं आपको इसका जो पिक्चर है वो सेंड भी कर दूँगा। बस ये टेबल अगर आप लोग याद कर लेंगे तो ये टेबल जो है आपके एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी है, ठीक है? जिसमें जो है 10 तक हाइड्रोकार्बन जो है वो आपको मेंशन किए गए हैं। वो हाइड्रोकार्बन जो कि 1 कार्बन पर मुश्तमिल हो उसको हम क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। जो 2 कार्बन पर मुश्तमिल हो उसको हम ईथेन कहते हैं। जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल हो उसको हम प्रोपेन कहते हैं। 4 कार्बन पर मुश्तमिल हो उसको ब्यूटेन कहते हैं। 5 कार्बन पर मुश्तमिल हो उसको पेंटेन कहते हैं। 6 कार्बन पर मुश्तमिल हाइड्रोकार्बन को हम हेक्सेन कहते हैं, ठीक है? 7 कार्बन पर मुश्तमिल को हम हेप्टेन कहते हैं। 8 पर मुश्तमिल को हम ऑक्टेन कहते हैं। 9 कार्बन पर मुश्तमिल हाइड्रोकार्बन को हम नोनेन कहते हैं और 10 कार्बन पर मुश्तमिल हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, डीकेन कहते हैं। और ये इनके क्या है, स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो है आप लोगों ने इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह, ठीक है, क्लास के बाद। समझ आ रही है आपको? सर इसमें कंडेंस फार्मूला का जो है उसको प्लीज थोड़ा सा बताएं। कंडेंस फार्मूला ये है ना, ये देखिए ये कंडेंस फार्मूला है, इसको हम कंडेंस फार्मूला से मुराद ये है जो कि स्ट्रक्चर फॉर्म में ना हो, ठीक है? सिर्फ आपको जो है एम्पिरिकल फॉर्म में दिया गया हो तो इसको हम कंडेंस फार्मूला कहते हैं। यूनिट नंबर 1 में हमने केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंस फार्मूला कहते हैं, जो कि आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताती है मॉलिक्यूल के एटम्स के बारे में, ठीक है? तो ये हमारे साथ क्या है, कंडेंस फॉर्म में है। इसको अगर हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो इससे हमारे साथ ये स्ट्रक्चर बनता है, ये जो मैंने सर्कल किया है। इसी तरह से अगर इसको देखें, जो 4 कार्बन पर मुश्तमिल हाइड्रोकार्बन है ये भी एक कंडेंस फॉर्म में है। अगर इसको हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो इससे फिर ये चीज़ बनेगी जो कि मैंने सर्कल की। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों ने सीखने हैं, ठीक है? इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस आप लोगों ने थोड़ी करनी होगी, सही है? ठीक है सर। अब आ जाते हैं साइक्लो अल्केन की तरफ। साइक्लो अल्केन इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये हमारे साथ वो हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है? ये हमारे साथ वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ किस चीज़ के होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, रिंग के फॉर्म में आपके पास होते हैं, ठीक है? रिंग के फॉर्म में आपके पास जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोअल्केन कहेंगे। सो साइक्लोअल्केन्स आर द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद कार्बन एटम अरेंज इन अ क्लोज साइकिल स्ट्रक्चर, ठीक है? जिसमें कार्बन एटम जो है वो साइकिल के स्ट्रक्चर में अरेंज हुए होते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है? इस तरह से क्या होते हैं, अरेंज हुए होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लो अल्केन्स कहते हैं, सही है?
दे आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। मीनिंग्स, इसका मतलब ये है कि ईच कार्बन एटम इज बॉन्ड टू 4 अदर एटम्स, ईच कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, जिसमें हर एक कार्बन जो है दूसरे एटम्स के साथ क्या होते हैं, उसने बॉन्डिंग बनाई होती है। वो एटम जो है आपके पास हाइड्रोजन भी हो सकते हैं या दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं। साइक्लो अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, वो CN और H2N है, ठीक है। बस ये आपने याद रखना है। साइक्लो अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2n है, यहाँ पर +2 नहीं है, सही है, ये आपने याद रखना है। n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, n से मुराद नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब जहाँ पर भी n आएगा वहाँ पर हमने वो नंबर देनी है, जितनी तादाद में हमारे साथ कार्बन होते हैं तो वही तादाद जो है हमने n की जगह लिखनी है, ठीक है। तो इससे हमारे साथ फिर हाइड्रोजन एटम की जो तादाद है वो हमें मालूम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये मेरी बात? जी सर, जी ओके सर, जी, वेरी आगे। गुड। एग्जाम्पल ऑफ अच्छा सर, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन्स की एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें पहले नंबर पर आपके साथ आता है साइक्लोप्रोपेन। मतलब ये है कि ये हमारे साथ वो हाइड्रोकार्बन है जो कि 3 कार्बन पर मुश्तमिल रिंग से बना होता है, जैसे कि ये वाला देखे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, और ये आपके पास 3 हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसको हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, ठीक है। और ये मज़ीद एक 2-2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना सकती है, इस तरह से इसकी बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। इसी तरह से आपके पास साइक्लोब्यूटेन है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन इसमें होते हैं। साइक्लोपेंटेन मतलब 5 कार्बन पर मुश्तमिल ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसके साथ लिखा हुआ भी है। मुश्किल की इसमें कोई भी बात नहीं है, सारी चीज़ें ऑलरेडी देखे मैंने, पूरे पिक्चर्स के साथ यहाँ पर हर एक चीज़ दी है ताकि आप लोगों को समझने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। साइक्लोप्रोपेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3। तो प्रोपेन से क्या मुराद है, प्रोपेन से मुराद 3 कार्बन पर मुश्तमिल हमारे साथ क्या होगा, रिंग बनेगा, ठीक है। तो इसको हम साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। 4 कार्बन पर मुश्तमिल अगर हमारे साथ एक रिंग बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। अगर 5 कार्बन पर मुश्तमिल रिंग बनता है तो उसको हम साइक्लोपेंटेन कहेंगे। अगर 6 कार्बन पर मुश्तमिल रिंग बनता है तो उसको हम साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। 7 कार्बन पर मुश्तमिल हो उसको हम साइक्लोहेप्टेन कहेंगे। 8 कार्बन पर मुश्तमिल हो तो उसको हम साइक्लोऑक्टेन कहेंगे। 9 कार्बन पर मुश्तमिल हो तो उसको हम नोनीन कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जितने कार्बन ज़्यादा होंगे उतना ही हम उसकी क्या करेंगे, साइक्लो उसके साथ पुट करेंगे और बाकी वही नेमिंग होती है जो कि अल्केन्स के हमने किए। फिर आ जाते हैं अल्कीन्स की तरफ। अल्कीन्स क्या है, अब अल्कीन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अल्कीन्स के बारे में अब हम बात करेंगे। Alkenes are hydrocarbons या type of hydrocarbon contain कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन्स जो है ये हमारे साथ हाइड्रोकार्बन्स की एक किस्म है जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड जो है वो होता है, ठीक है। और ये हमारे साथ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अल्कीन्स कहते हैं। अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास CnH2n है, ठीक है। CnH2n ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अल्कीन का जनरल फार्मूला है, सही है। इस CnH2n इसमें मेरे ख्याल से सब्र करें 1 मिनट के लिए, आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको ये कंफर्म करके देता हूँ। CnH2n ये आपके पास अल्कीन का क्या है, फार्मूला है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, सही है। तो जी, सर ये आपने साइक्लो अल्केन का भी फार्मूला यही बताया है, CnH2n। साइक्लो अल्केन्स में यस सर।
तो वहाँ पर हमारे साथ साइक्लो अल्केन्स में आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि वहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्डिंग होगी, ठीक है जी, जबकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड जो है वो आपको लाजमी तौर पर मिलेगा। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, अल्कीन समझेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो फिर अल्कीन समझेंगे, अगर डबल बॉन्ड हो तो फिर अल्कीन समझेंगे, ठीक है। और जो CnH2n है ये सिर्फ आपको साइक्लो अल्केन में मिलेगा। जो नॉर्मल अल्केन्स है वहाँ पर आपको CnH2n नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ पर आपके साथ H2n के साथ साथ +2 भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़, ये फ़र्क जो है आप लोगों ने लाजमी अपने साथ माइंड में याद रखनी है, सही है। यस सर। सर ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड जी सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड, सर रिपीट कर दे प्लीज। ये हमारे साथ अनसेचुरेटेड है। अल्कीन्स और अल्काइंस जो है ये हमारे साथ अनसेचुरेटेड है। और अनसेचुरेटेड क्यों है, क्योंकि इनकी कार्बन कार्बन एटम के दरमियान या तो डबल बॉन्डिंग होगी या ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। अगर ट्रिपल बॉन्डिंग है तो ये अल्काइंस होंगे, अगर डबल बॉन्डिंग है तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, इसको फिर हम अल्कीन्स कहेंगे, ठीक है। और ये से अनसेचुरेटेड इस वजह से होते हैं क्योंकि इनमें दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करने की काबिलियत होती है, कैपेबिलिटी इनमें होती है। तो इस वजह से इसको हम अनसेचुरेटेड और एक्टिव हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। जबकि अल्कीन्स जो है ये हमारे साथ इनर्ट हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनर्ट से मुराद ये है कि इनकी जो रिएक्शन करने की काबिलियत होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि ये स्टेबल हो चुके होते हैं। इनको मज़ीद किसी किस्म की रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से अल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और अल्कीन्स और अल्काइंस को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, सही है। थैंक यू सर। ओके जी, यहाँ पर अल्कीन्स की एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो अल्कीन्स में जो है, अल्कीन्स की जो शुरुआत है वो किससे होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से होंगी, ठीक है। मतलब ईटेन से होंगी, मीथेन से नहीं होंगे, ठीक है। जबकि अल्केन्स में हमारी जो शुरुआत हुई थी वो सिंगल कार्बन से शुरुआत हुई थी, ठीक है। लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस में जो है आपको सिंगल कार्बन से आप शुरुआत नहीं कर सकते, बल्कि डबल कार्बन से शुरुआत होगी। मतलब ईथेन से जो है हाइड्रोकार्बन की शुरुआत होती है अल्कीन्स में। जैसे कि ये आपके पास ईथेन है, ये आपके पास प्रोपेन है और ये आपके पास ब्यूटेन है। इसके स्ट्रक्चर भी आगे मैंने दिए हुए हैं। जी जी, कोई क्वेश्चन है सर जो स्टार्ट में लगाते हैं क्या, लगाते हैं, आपकी आवाज कट आ रही है, बॉन्ड समझ होता है नहीं या आई। ट्रिपल बॉन्ड में लगाते हैं या ये तो नॉर्मल जो हमारे साथ हाइड्रोकार्बन होते हैं तो उनके स्टार्ट में ही होता है। जैसे कि अगर आप ईथीन को देखें तो ईथीन का हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये ईथीन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अगर प्रोपीन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्रोपीन का आपके साथ कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए ये एक हो गया, ये आपके पास तीसरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये एक हो गया, ये तीन, और यहाँ पर आपके पास एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। क्योंकि एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, और इस कार्बन के दो बॉन्ड ये हो गए, चार इसके पूरे हो गए। इसी तरह से इस कार्बन के जो दो बॉन्डिंग है वो ये बनी हुई है, ठीक है। और एक ये हो गया, तीन हो गया, और एक इसके साथ बनाया, चार हो गया। इसी तरह से इस कार्बन का एक, दो, तीन और ये वाला चार हो गया। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ प्रोपीन हो गया। तो इस तरह से हमारे साथ नॉर्मल जो अल्कीन्स होते हैं तो उसमें बॉन्डिंग स्टार्ट में ही होती है, ठीक है। These compounds are important in organic chemistry for their reactivity in various reactions such as addition reaction across the double bonding, ठीक है। ये जो compounds होते हैं, ये जो हमारे साथ unsaturated हाइड्रोकार्बन्स या क्या कहते हैं
हाँ जी, हाइड्रोकार्बन है, तो इनकी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी नेचर है, इस रिएक्टिविटी नेचर की वजह से ये दूसरे कंपाउंड के साथ क्या करती है, रिएक्शन करने की काबिलियत रखती है, ठीक है? और इसी तरह से अपने आप को स्टेबल बनाने की काबिलियत रखती है, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। तो इस वजह से इसकी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। समझ में आ रही है? ये जी आपको सर। ईथीन जो हमारे साथ अल्कीन हाइड्रोकार्बन है, उसके कुछ हाइड्रोकार्बन है और उसके स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप अल्कीन्स को देखें, ठीक है? सॉरी, ईथीन को देखें, ईथीन को, तो ईथीन जो है ये 2 कार्बन पर मुश्तमिल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला जो है वो आपके पास ये है C2H4, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? C, 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्डिंग है और 4 हाइड्रोजन इसके साथ क्या है, मौजूद है। इसी तरह से 3 कार्बन पर मुश्तमिल हमारे साथ जो अल्कीन है, ठीक है, जिसको हम प्रोपीन कहते हैं, तो इसमें आप देखिए पहले कार्बन के साथ इसने डबल बॉन्डिंग की है, जो कि आपको नज़र आ रहा है पहले 2 कार्बन के साथ, और तीसरा जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बना कर दिया था, ठीक है, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह से 4 कार्बन पर मुश्तमिल जो हमारे साथ हाइड्रोकार्बन है अल्कीन्स के, जिसको हम ब्यूटीन कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्डिंग है और बाकी जितने भी कार्बन हैं उनके दरमियान सिंगल बॉन्डिंग हुई है। इसी तरह से 5 कार्बन को अगर आप देखें और 6 कार्बन को अगर आप देखें, तो सारों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, सिर्फ कार्बन एटम की तादाद क्या क्या हुई है, बढ़ चुकी है, ठीक है? तो इंतहाई सिंपल है, आप लोग अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग पानी की तरह से आपको आसान हो जाएगा। सही है? सर ये डबल बॉन्ड है ना सब में? जी जी, ये डबल बॉन्ड है, जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला देखिए, ये वाला जिसको मैं टिक कर रहा हूँ। सर ये सात डबल बॉन्ड है और बाकी सिंगल सिंगल है, हाँ जी, इसकी क्या बाकी लगा सिंगल है? सिंगल है, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे डबल नहीं आएंगे साथ में, ये जो यहाँ पे डबल फिर आगे सिंगल सिंगल है। हाँ जी, सही, दोबारा समझाइए, समझ नहीं आएगी। सर ये डबल पहले क्यों है और बाद में सिंगल? हाँ सर, ये बता देखिए दें। डबल क्या है, ये असल में ये क्या है, ये अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप है। अल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप यह है कि इसमें एक दो कार्बन एटम्स के दरमियान क्या होगी, सिंगल बॉन्ड होंगी, या जितने भी कार्बन एटम होंगे उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड आपको नज़र आएगा, कोई भी डबल बॉन्ड उसमें नहीं होगा। तो अल्केन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप से मुराद ये है जिसकी वजह से अल्केन्स की पहचान होती है, ठीक है? तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप ये है कि इनके कंपाउंड्स में कम से कम 2 कार्बन एटम के दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड लाजमी तौर पर आपको मिलेगा। तो जब एक डबल बॉन्ड आपको मिलेगा तो आपने समझ जाना है कि ये कौन से कंपाउंड्स है, ये अल्कीन्स कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है? इसी तरह से अल्काइंस की जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, उसमें कम से कम 2 कार्बन एटम के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आपको लाजमी तौर पर मिलेगा। मतलब 2 कार्बन के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड आपको लाजमी तौर पर मिलेगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास प्रोपाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है? अल्कीन्स में जो 2 कार्बन पर मुश्तमिल हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम ईथीन कहते हैं, जबकि अल्काइन्स में 2 कार्बन पर मुश्तमिल जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम ईथाइन कहते हैं, ठीक है? ईथाइन। सही है? ये सारी चीज़ें आगे आने वाली है, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई है क्या नहीं? जी सर, समझ आ गई। वेरी गुड। अब आ जाते हैं अल्काइंस की तरफ। देखिए जो चीज़ें मैं आप लोगों को याद करने के लिए बता रहा हूँ और जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ, तो वो चीज़ें आप लोगों ने हर हाल में याद रखनी है, ठीक है? क्योंकि इन्हीं चीज़ों के बारे में एमसीक्यूज़ के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और ये मेरी 3 इयर्स एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको आपको जो है बता रहा हूँ, तो इसलिए इसको लाजमी तौर पर आप लोगों ने नोट करना है जो मैं आपको बताता हूँ।
अल्काइंस क्या है? अल्काइंस ये भी हमारे साथ हाइड्रोकार्बन्स की क्या है? एक किस्म है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कम से कम 2 कार्बन एटम्स के दरमियान क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये अल्काइंस का क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड है। और अल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है? सिंगल बॉन्ड है, कि इसके कार्बन एटम के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगी, ठीक है। इसी तरह से अल्काइंस की अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर अब आप लोगों ने देखना है कि CnH2n -2, यहाँ पर अब हम -2 करेंगे। अल्केन में +2 था, अल्काइंस में क्या होगा? -2 होगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम क्या करें, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 6 कार्बन पर मुश्तमिल अल्काइंस की मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है। जैसे कि पहले दिया था हेक्सेन का, सो 6 C6 और H2n, ठीक है। ये आपके पास क्या है, या आप सिर्फ 2 को हटाए और C6H n हो गया। अब हम इस पर क्या करेंगे, अब इस पर हम ये अल्काइन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो जहाँ पर n होगा वहाँ पर हमने 6 पुट कर लेना है, सही है। सो ये आपके पास C हो गया, ये आपके पास 6 हो गया, n की जगह हमने 6 पुट कर लिया, फिर H हो गया, ठीक है, H हो गया, फिर 2, n की जगह फिर हमने 6 पुट कर लिया, ठीक है, और फिर ऊपर जो है -2, सही है। सो अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, C6 आ गया, वही तरह उसी तरह से फिर H आ गया, ठीक है। 2 6 ज़रा क्या आता है? 12 आता है ना, तो 12 -2 हमने कर लिया। C6 आ गया, ठीक है, और 12 से आप 2 को माइनस करो, क्या आता है? 10 आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो हेक्साइन है, हेक्साइन में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन के साथ जो है कितने टोटल हाइड्रोजन एटम होंगे? 10 हाइड्रोजन एटम इसके साथ होंगे। तो ये फार्मूला बेसिकली क्या चीज़ है? ये फार्मूला आपको असल में किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, जो तादाद है, उसके बारे में आपको क्या करती है? रहनुमाई देती है, इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। समझ में आ गई? यस सर। एन एग्जाम्पल इज इथाइन, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इथाइन है हमारे साथ। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर अभी अभी बनाकर आपको दिया था कि ये आपके पास इथाइन का क्या है? स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये इथाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो सो अल्काइंस का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये हमारे साथ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कम से कम 2 कार्बन के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारे साथ क्या है? अल्काइंस है। इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? CnH2n -2। इसी तरह से इसके एग्जांपल्स में अगर आप इथाइन को देखें तो इथाइन का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बनाकर दिया था कि कार्बन कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है और ऐसा स्ट्रक्चर जो है आपके साथ बनता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इथाइन कहते हैं। इसी तरह से इथाइन को जो है आप एसिटाइलिन एसिटिलीन भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज इन वेल्डिंग, जो कि कॉमनली वेल्डिंग में यूज होता है। इसी तरह से इसका जो दूसरा एग्जांपल है, दूसरा हाइड्रोकार्बन है प्रोपाइन, ठीक है, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो वो 3 कार्बन फिर इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये आपको ये क्या है? ये आपका प्रोपाइन है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को पानी की तरह आसान होंगी। अल्काइन एग्जिबिट अनसेचुरेशन ड्यू टू देयर ट्रिपल बॉन्ड, इसके ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इनमें अनसेचुरेशन होती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है? मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेशन करती है। अगर किसी कंपाउंड में जो है डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो और सारे बॉन्ड जो है सिंगल हो, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। उनके सारे जो शेल है वगैरह है वो सारी कंप्लीट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो दूसरे किसी किस्म के कंपाउंड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करती, ठीक है। तो ये बातें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, इंशाल्लाह आपकी काम आएंगी, ये आपने याद रखना है। ये सारे पिक्चर मैं आपके साथ वैसे भी शेयर कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए ऐड किए हुए हैं ताकि आपको
चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इथाइन, इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बनाया था, ठीक है, ये इसका कंडेंस फॉर्म है। इसी तरह से प्रोपाइन हो गए, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ब्यूटाइन हो गया, ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि 4 कार्बन पर मुश्तमिल हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह से पेंटाइन, हेक्साइन, जितना आगे जाएंगे जितनी कार्बन की तादाद बढ़ेगी इसी तरह से उसके मुताबिक इसका नाम जो है वो क्या होगा, वो बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इंशाल्लाह इस पर प्रैक्टिस करनी है एक एक दो दो मरतबा, तो फिर आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप प्रैक्टिस करें इस पर। अच्छा जी, इसके बाद फिर आते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तरफ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हवाले से ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये वो हाइड्रोकार्बन है जो कि हमारे साथ जैसे कि बेंजीन हो गया, बेंजीन जो है ये हमारे साथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये एक ख़ास तरह की स्मेल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से इसको जाना जाता है। तो इस वजह से इसको नाम दिया गया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा जी, द टर्म एरोमा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय किक्यूल। ये टर्म जो एरोमा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस टर्म को किसने पहली मर्तबा यूज़ किया था? किक्यूल ने इसको यूज़ किया था। किक्यूल कौन था? ये एक केमिस्ट था, ठीक है। अच्छा जी, एरोमा का क्या मतलब है? एरोमा मीन्स टाइप ऑफ स्मेल या फ्रेगरेंस। एरोमा का मतलब है कि टाइप ऑफ स्मेल, मतलब स्मेल की एक किस्म है या जो फ्रेगरेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? एरोमा कहते हैं। किक्यूल यूज दिस टर्म टू डिस्टिंग्विश एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द ऑलरेडी नोन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विच हैव नो प्लेजेंट स्मेल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो एरोमेटिक वर्ड यूज़ हुआ है तो इस वजह से यूज़ हुआ है कि ये हाइड्रोकार्बन एक ख़ास तरह की स्मेल को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोकार्बन जो है दूसरे हाइड्रोकार्बन पर के बनिस्बत क्या हो जाती है, इसकी पहचान होती है। जो दूसरे हाइड्रोकार्बन है जैसे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो इसकी किसी किस्म की स्मेल इसकी नहीं होती, ठीक है। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है इन दोनों में, वो ये है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो किसी किस्म की स्मेल प्रोड्यूस नहीं करती, जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये स्मेल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कि क्यूल ऑब्जर्व दैट बेंजीन एंड मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन हैड एरोमा। कि क्यूल ने ये जब वो रिएक्शंस कर रहे थे तो रिएक्शन के दौरान इन्होंने ये देखा कि हमारे साथ जो बेंजीन है और बेंजीन से बने हुए जो दूसरे हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, तो ये एक ख़ास तरह की स्मेल को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से इन्होंने फिर ए से बेंजीन और बेंजीन से बने हुए जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उसके लिए एक टर्म यूज़ किया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस वजह से इसको जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अब कहा जाता है, इससे इसको जाना जाता है। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कि यही वजह है जिसकी वजह से एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अब क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। क्या कट जाती है, पूरी बात समझ में नहीं आ रही। पूरी बात आपको समझ में नहीं आ रही? मैंने ये बात कही कि हमारे साथ जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इस वजह से कहते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन पहले तो ये है कि ये इन द फॉर्म ऑफ रिंग स्ट्रक्चर हमारे साथ होते हैं, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं जिसमें कार्बन एटम के आगे पीछे जो है अल्टरनेटिवली सिंगल डबल बॉन्ड आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो कल भी मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको बना के दिया था, ठीक है। तो ये हमारे साथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्यों एरोमेटिक है? क्योंकि ये एक ख़ास किस्म के स्मेल को प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से इसको पहचाना जाता है, ठीक है। एरोमा का मतलब क्या है? एरोमा का मतलब टाइप ऑफ स्मेल या फ्रेगरेंस है, मतलब ख़ास किस्म की बू या बदबू या खुशबू जैसे भी आप इसको कहते हैं, लेकिन जिसकी वजह से इसको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस वजह से इसको नाम दिया गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
Aromatic hydrocarbons are the class of organic compounds that contain a ring of atoms with alternative single and double bonds known as benzene ring। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपको बनाकर दूं तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर होता है और जिसमें आगे पीछे एक तरफ डबल बॉन्ड होता है, दूसरी तरफ सिंगल, फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल और फिर डबल बॉन्ड होता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। इसी तरह से आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। देखें मैं जो बना रहा हूँ और दरमियान में आप इस तरह से करें तो ये आपका बेंजीन का सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग सीख जाएंगे और मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्या है, एक क्लास है जिसमें जो का एटम्स होते हैं वो रिंग के फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज हुए होते हैं, जिसमें जो सिंगल और डबल बॉन्ड है वो एक दूसरे के आगे पीछे जो है अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, दिस कंपाउंड एग्जिबिट अ डिस्टिंक्ट एरोमेटिक और स्वीट स्मेल। इसमें एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है या स्वीट स्मेल पर ये कंपाउंड क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, जो कि एक ख़ास किस्म की स्मेल को प्रोड्यूस करती है। जैसे कि बेंजीन हो गया, बेंजीन का जो फार्मूला है वो क्या है, C6H12 है। मोलिकुलर फार्मूला इसका C6H6 है। मतलब इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, वेयर ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू वन हाइड्रोजन एटम, जिसमें हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ने क्या की होती है, बॉन्डिंग बनाई होती है और हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर जो है ये बनाती है। ठीक है, अदर एग्जाम्पल इसमें ट्यूलिन आ जाता है, ज़ाइलिन आ जाता है, नेप्थलीन आ जाता है। ये क्या है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। जैसे कि ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं अल्टरनेटिवली सिंगल डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड है और आखिर में फिर डबल बॉन्ड है। मतलब 3 सिंगल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड्स इसमें बने हुए हैं और टोटल इसमें 6 हाइड्रोजन होता है। ठीक है, नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को? तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? अच्छा जी, अब जी जी सर ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं आयुपेक सिस्टम की तरफ। क्या सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो आप कह रहे हैं ना, याद रखनी है एग्जांपल्स, वो प्लीज बताइएगा दोबारा। ये एग्जाम्पल जो है आपके पास ट्यूलिन हो गई। ठीक है, ट्यूलिन हो गई। इसी तरह से आपके पास ये दूसरा एग्जाम्पल है ज़ाइलिन हो गई, नेप्थलीन हो गए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह पिक्चर के फॉर्म में, तो उसको फिर आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आप लोगों के समझाने के लिए मेंशन किए हुए थे। अब आ जाते हैं आयुपेक सिस्टम की तरफ। व्हाट इज़ आयुपेक सिस्टम? सबसे पहले बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं? नोमेनक्लेचर इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ नेमिंग अ कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ये असल में हमारे साथ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड को नाम देते हैं, उसको एक ख़ास नेम देते हैं। तो इस सिस्टमेटिक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस सिस्टमेटिक प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। सही है। At the beginning of organic chemistry, each new compound was given an individual name. This name was based on its source property after the name of the discoverer, on the basis of history and method of preparation. कहते हैं कि स्टार्ट में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो प्रिपरेशन शुरू हुई और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कवर होना शुरू हुए, तो इसको नाम जो है हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है उसको नाम दिया जाता था। और ये नाम किस बेस पर दिया जाता था? या तो उसके सोर्स के बेस पर दिया जाता था, जिस सोर्स से ये डिस्कवर हुए हैं, या उसके डिस्कवरर के नाम से उसको मंसूब किया जाता था जिसने इसको दरियाफ्त किया हो। ठीक है, या उसकी हिस्ट्री या मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंसीडर करते हुए उसके बेस पर इन कंपाउंड्स को नाम दिया जाता था। जैसे कि अगर आप देखें
फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लैटिन वर्ड फार्मिका जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, रेड आंट्स। मतलब ये है कि जो फार्मिक एसिड है ये रेड आंट्स है, जो क्या कहते हैं, जो सब्ज, क्या कहते हैं रेड को, क्या कहते हैं उर्दू में, हाँ जी सुर्ख, जो सुर्ख रंग के क्या होते हैं मना, सुर्ख रंग के जो आंट्स होते हैं, ठीक है, आंट्स, चूंटियां सुर्ख रंग की हाँ चूंटियां। सुर्ख रंग की जो चूंटियां होती है, तो उससे जो है ये फार्मिक एसिड लिया गया है, जिसकी वजह से इसका नाम जो है फार्मिक एसिड रखा गया है। फार्मिका का क्या मतलब है, फार्मिका का मतलब रेड आंट, सुर्ख चूंटियां। तो इन सुर्ख चूंटियों से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया था, जिसकी वजह से इसी आंट्स के बेस पर इनको नाम दिया गया फार्मिक एसिड। इसी तरह से लैक्टिक एसिड को अगर देखें तो लैक्टिक एसिड लैटिन वर्ड है, ठीक है, हमारे साथ, और ये किससे लिया गया है, फर्मेंटेड मिल्क से लिया गया है, ठीक है, मिल्क जो है उसको फर्मेंट किया गया है, तो उससे जो है ये लिया गया है। तो इसी तरह से जिस सोर्स से इनको कंपाउंड मिला करते थे, उसी सोर्स के बेस पर इन कंपाउंड्स को ये लोग क्या करते थे, नेम दिया करते थे। सही है। अब ये हो गया, अब मजीद आगे क्या कहते हैं, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट बिकेम डिफिकल्ट टू गिव नेम टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो वक्त के साथ साथ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कवर होते गए, जिसकी वजह से इसकी तादाद में वक्तन फ़वक्तन इजाफा होता गया, जिसकी वजह से केमिस्ट लोगों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो ट्राइवियल नेम्स थे, मतलब जो सोर्सेज के बेस पर इनको नाम दिया करते थे, तो वो भी इनके स्ट्रक्चर के साथ या इसके स्ट्रक्चर के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया करती थी, ठीक है। सो therefore need was fed to name organic compound in a systematic way। so इस वजह से लोगों को जो है ये महसूस हुआ कि हमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम जो है वो दिया या देना चाहिए, ठीक है। सो इसी तरह से 1989 में इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस जो है, इन्होंने क्या किया, इसके लिए एक सोल्यूशन, एक हल जो है वो निकाला, ठीक है, कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिस्टमेटिक नेम देनी है। फिर 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर केमिस्ट्री ने क्या किया, इस रिपोर्ट को मज़ीद मॉडिफाई किया और इसके लिए एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन जो है बनाए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, आयुपेक स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फर्दर मॉडिफाइड दिस रिपोर्ट इन 1947। जो आयुपेक है, जिससे हमारे साथ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आती है, इन्होंने मज़ीद इस रिपोर्ट को क्या किया, मॉडिफाई किया, एडवांस किया। और इसी तरह से जो मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट हमारे साथ आई है वो 1979 में आई है, और इसी के बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया गया है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आयुपेक प्रिंसिपल ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। हर मुख्तलिफ किस्म की कंपाउंड के मुख्तलिफ नेम्स होते हैं, ठीक है। और वो नेम्स क्या है, अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं नॉर्मल अल्केन्स की। सही है। नॉर्मल अल्केन्स क्या है, स्ट्रेट चेन अल्केन्स आर कॉल्ड नॉर्मल अल्केन। जो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं ना, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्मल अल्केन कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्मल अल्केन्स कहते हैं, ठीक है। सो prefix n used before the name of those alkane in which all carbon atoms are in continuous chain। तो ऐसे कंपाउंड के लिए, ऐसे अल्केन्स के लिए हम प्रीफिक्स n जो है इस अल्केन के बिल्कुल सामने लगाते हैं, ठीक है। पेरेंटल नेम लिखने से पहले हम क्या करते हैं, n लिखते हैं। n स्टैंड फॉर नॉर्मल। सो ये हमारे साथ नॉर्मल अल्केन्स कहलाते हैं, सही है। सो इसके हवाले से हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? यस सर।
अच्छा जी, इसी तरह से आइसो अल्केन, व्हाट इज आइसो अल्केन? Alkanes having one branch on the second last carbon of the basic normal chain are called isoalkane. आइसोअल्केन्स ये हमारे साथ वो अल्केन्स होते हैं जिसमें हमारे साथ जो नॉर्मल चेन अल्केन होता है, ठीक है, नॉर्मल चेन हाइड्रोकार्बन होता है, तो उसके सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर अगर हमारे साथ एक ब्रांच अटैच हो तो उसको हम आइसोअल्केन कहेंगे। जैसे कि अगर आप ये देखें, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ आइसोब्यूटेन है, ठीक है। क्यों आइसोब्यूटेन है? क्योंकि इसमें हमारे साथ कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, इसमें हमारे साथ 3 कार्बन है और 3 कार्बन में जो दरमियान वाला है, ठीक है, दरमियान वाला ये हमारे साथ सेकेंड लास्ट बनता है। अगर यहाँ पर काउंटिंग करें 1 2 3, अगर यहाँ से काउंटिंग करें, इसके अपोजिट काउंटिंग करें, जैसे कि 1 हो गया, ठीक है, 2 और 3, तो ये सेकेंड जो है ये हमारे साथ सेकेंड लास्ट बनता है, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर हमारे साथ एक ब्रांच जो है वो अटैच हुआ है, जिसको आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर, तो इस वजह से इसको हम आइसोब्यूटेन कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे साथ क्या है, यहाँ पर अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, लेकिन इस सेकेंड लास्ट कार्बन पर हमारे साथ 2 ब्रांचेस जो है अटैच हुए हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम न्यू पेंटेन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर 2 ब्रांचेस अटैच है, तो इसको ऐसे अल्केन्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे अल्केन्स को हम न्यू अल्केन्स कहेंगे, ठीक है। आइसो, ठीक है, आइसो से मुराद ये है कि एक ही ब्रांच पर जो है सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर एक ब्रांच जो है वो अटैच है, और न्यू से मुराद ये है कि सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर 2 ब्रांचेज अटैच है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, न्यू अल्केन कहेंगे। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? न्यू क्यों कहेंगे इनको? क्योंकि ये समझ नहीं इसके आई। जो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम है उस पर जो है 2 ब्रांचेस अटैच है, एक आपके पास ये हो गया, ठीक है, ऊपर वाला, और एक ये हो गया। इस वजह से इसके लिए हम टर्म प्रीफिक्स यूज़ करते हैं न्यू, और आइसो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम है इस पर सिर्फ एक ब्रांच अटैच हुआ है, इस वजह से इसके लिए हम टर्म आइसो यूज़ करते हैं, ठीक है। सर ये प्रीफिक्स और सफिक्स का थोड़ा डिफरेंस हाँ जी, बताइए, ये मैं क्योंकि आपको अभी बताता हूँ, आने वाला है। सर न्यू अल्केन्स क्या है, ये हमारे साथ वो अल्केन्स होते हैं जिसमें जो नॉर्मल बेसिक कार्बन चेन होता है, ठीक है, उसमें 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम के साथ क्या होते हैं, अटैच हुए हो, तो ऐसे हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे अल्केन्स को हम न्यू अल्केन्स कहेंगे। प्रीफिक्स न्यू जो है ये हम क्या करेंगे, अल्केन नेम के सामने लिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो ये 3 जो है ये हमारे साथ सेकेंड लास्ट कार्बन एटम आता है, इस पर ये ब्रांच अटैच हुआ है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, एक ब्रांच अटैच हुआ है तो इसको हम आइसोपेंटेन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 2 3, ठीक है, और फिर इसी तरह से 2 नंबर कार्बन एटम पर 2 ब्रांचेस अटैच हुए हैं, ठीक है, जो कि सेकेंड लास्ट कार्बन एटम है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम न्यू पेंटेन कहेंगे। तो इसकी समझ आ गई आपको क्या नहीं? सर अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो आइसो कहेंगे, और अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे तो न्यू बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर, ठीक है, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर एक ब्रांच अटैच हो तो आइसो होगा, लेकिन अगर 2 अटैच हो तो फिर हम न्यू कहेंगे, ठीक है। सर अगर ये मतलब सेकंड पे ना हो, आगे हो इससे, तो उसको फिर भी यही कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, फिर इसके लिए दूसरा टर्म यूज़ होता है, वो आगे आपको मैं समझाने वाला हूँ, बस ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर ऐसा होगा तो आइसो होंगे, न्यू होंगे, अगर ऐसे नहीं होंगे तो उसके लिए फिर दूसरे टर्म से वो आगे बता रहा हूँ, सही है। अच्छा जी, आयुपेक सिस्टम को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो कि आप लोगों को हर तरह से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, सम बेसिक टर्म्स इन आयुपेक सिस्टम आर एज
फॉलो। सबसे पहले बात करते हैं रूट या स्केलेटन की, ठीक है, या पेरेंटल नेम की। सो रूट और स्टेम रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द बेसिक कार्बन स्केलेटन, ठीक है। बेसिक कार्बन स्केलेटन से क्या मुराद है? ये आपके पास एक स्केलेटन है, ठीक है, ये आपके पास क्या है? एक स्केलेटन है। सो ये कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल ये हमारे साथ क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका जो पेरेंटल नेम आएगा हमारे साथ वो क्या आएगा? पेंटेन आएगा। तो ये पेंटेन क्या है? पेंटेन हमारे साथ ये रूट या स्टेम नेम या स्केलेटन नेम इसको हम कहते हैं। सही है? यस सर। अच्छा जी, वेरी गुड। फिर क्या कहते हैं? एटम इन द बेसिक कार्बन एटम, बिल्कुल। फिर इसके बाद आता है सुफिक्स। सुफिक्स क्या है? सुफिक्स इट इज़ अ लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द एंड ऑफ द नेम। नेम के एंड में हमारे साथ जो हम एक लेटर ऐड करते हैं या 2-3 लेटर्स ऐड करते हैं, जैसे कि अल्केन्स में अगर आप देखें, अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स में आपके पास जो सुफिक्स आता है वो क्या है? ANE आता है। सो ये ANE आपके पास क्या है? ये सुफिक्स है। इसी तरह से अल्कीन्स की अगर हम सुफिक्स की बात करें तो अल्कीन्स में ये ANE की जगह हम क्या लिखते हैं? ANE की जगह हम ENE लिखते हैं। तो ये ENE आपके पास क्या है? सुफिक्स है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड के आखिर में आता है, ठीक है। सुफिक्स जो है ये वर्ड के आखिर में आएगा और प्रीफिक्स जो है ये वर्ड के पहले आएगा, ठीक है। तो सुफिक्स और प्रीफिक्स में ये डिफरेंस है कि प्रीफिक्स वर्ड से पहले हम लिखेंगे और सुफिक्स जो है ये वर्ड्स के आखिर में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। सही है? यस सर। अच्छा जी जी। सर। फिर मजीद आगे कहते हैं इनफिक्स की तरफ। इनफिक्स क्या है? इनफिक्स मींस कोमा। इनफिक्स का मतलब क्या है? जैसे कि ये कॉमास हो गए, एंड हाइफन और डैश इज यूज बिटवीन डिजिट्स, ठीक है। इनफिक्स मींस कोमा, एंड हाइफन और डैश जो है ये हम क्या करते हैं? डिजिट्स के दरमियान यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले आ रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सही है? प्रीफिक्स, सुफिक्स एंड इनफिक्स, ये तीनों चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुफिक्स किसे कहते हैं, प्रीफिक्स किसे कहते हैं और इनफिक्स किसे कहते हैं। अच्छा जी। सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट असल में इस चीज़ को कहते हैं जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, जिसको मैंने रेड लाइन से सर्कल किया हुआ है। इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और जो नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, इसको हम पेरेंट चेंज कहते हैं, ठीक है। और इसका जो नाम होता है उसको हम स्टेम नेम कहते हैं या रूट नेम उसको हम कहते हैं। सही है? समझ आ गई आपको? यस सर। Substituent is a group or atom attached to the main chain in place of or more of the hydrogen atom. Substituent are added in the beginning of the name, ठीक है। जाहिर बात है जब हम पेरेंटल नेम देंगे तो पेरेंटल नेम से पहले हम क्या करेंगे? जो ग्रुप, जो ब्रांच अटैच हुआ होता है स्टेम चेन के साथ, ठीक है, तो उस ब्रांच को हम सबसे पहले मेंशन करेंगे और उसके बाद फिर हमारे साथ पेरेंटल नेम आएगा, ठीक है। तो ये डिफिनीशन आप लोगों ने याद रखनी है। सही है? यस सर। कोई कंफ्यूजन है इसमें क्या? नहीं? नो नो सर। सर। अच्छा जी। अब ये आयुपेक रूल्स है, ठीक है। किसी भी किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए, उसको स्ट्रक्चर से अरेंज करने के लिए, ये एक प्रॉपर रूल्स आपको अब बता रहा हूँ। गौर से इसको सुने, फिर आपको ये करके भी मैंने दिखाना है। सही है? सो आयुपेक रूल फॉर नेमिंग अल्केन्स। अल्केन्स को किस तरह से हम आयुपेक सिस्टम के मुताबिक इसको हम नेमिंग दे सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो किसी भी अल्केन्स को नेम देने के लिए हमारे साथ कुछ स्टेप्स होते हैं। अब वो स्टेप कौन कौन से हैं इसको अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो आपके पास होता है वो ये होता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। सबसे पहले आप लोगों ने एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है।
मतलब ये है कि ऐसा चेन जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में कार्बन एटम जो है वो मौजूद हो, ठीक है, और एक कंटिन्यूस चेन हो, ठीक है, जो कि ब्रांचेस में डिवाइड ना हुआ हो बल्कि सीधा एक कंटिन्यूस चेन आपके पास आता हो, इस तरह से बिल्कुल कंटिन्यूस हो, ठीक है। तो इसको हमने सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन को हमने देखना होगा, उसको हमने सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस चेन पर मुश्तमिल होता है। फिर दूसरा जो रूल है वो क्या है? दूसरा रूल ये बताता है कि नंबर द कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम दैट साइड सच दैट लोवेस्ट नंबर इज गिवन टू द सब्स्टिट्यूएंट। कहते हैं कि जब आप एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक लॉन्गेस्ट चेन है, तो इस लॉन्गेस्ट चेन की जो नंबरिंग है, कार्बन एटम की जो तादाद है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, तो ये जो तादाद आप गिन रहे हैं, ठीक है, तो ये उस साइड से आप शुरू करेंगे जिस साइड पर आपके पास जो ब्रांच है या जो सब्स्टिट्यूएंट है या जो फंक्शनल ग्रुप जो है एंड के करीब होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ग्रुप जो है वो क्या हो, अगर एक ग्रुप है, मिसाल ये मैं आपको यहाँ पर बना के देता हूँ, ये मिसाल के तौर पर एक कंटिन्यूस चेन है, ठीक है, ये कितने 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास इसमें एक ब्रांच जो है 4 पर अटैच है, ठीक है, और दूसरा ब्रांच जो है वो 2 पर अटैच है। तो आपने इसकी गिनती जो है इस साइड से शुरू नहीं करनी, लेफ्ट साइड से जो है शुरू नहीं करनी, राइट साइड से शुरू करनी। तो ये एंड के करीब है, ठीक है, ये इस साइड के करीब है, ठीक है। तो इस वजह से आपने नंबरिंग पे कहाँ से शुरू करनी है, राइट साइड से शुरू करनी है। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास ब्रांचिंग जो है, एक आपके पास क्या हो, एक ब्रांच जो है आपके पास कहाँ पर हो, एक ब्रांच आपके पास नंबर 2 पर अटैच हो और एक नंबर 6 पर हो, तो आपने फिर नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना, आपने फिर नंबरिंग 6 से स्टार्ट करनी है, यहाँ से शुरू करनी है 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। तो दूसरा रूल हमें ये बताती है कि जब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन एटम की जो गिनती आप करेंगे, तो गिनती की शुरुआत आप उस साइड से करेंगे जिस साइड पर ब्रांच करीब हो साइड के, ठीक है, एंड के करीब हो, तो उस साइड से आपने क्या करनी होगी, नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी। सही है। तीसरा रूल हमें क्या कहता है? तीसरा रूल हमें ये कहता है कि द नेम ऑफ द ब्रांच चेन अल्केन इज अकॉर्डिंग टू द लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड चेन। जो ब्रांच चेंज की जो नेम आप लेंगे, ठीक है, द नेम ऑफ द ब्रांच चेंज अल्केन, जो ब्रांच चेंज अल्केन का नेम होता है, तो वो आपने लॉन्गेस्ट जो चेंज सेलेक्ट किया होता है उसके मुताबिक आपने क्या करना होगा, वो आपने सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप क्या करें, एग्जाम्पल ले, तो एग्जाम्पल इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये आगे डिटेल के साथ में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें किसी किस्म की मुश्किल जो है वो नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो ये सारे रूल्स जो है आपको समझ में आ जाएंगे। 4 नंबर रूल हमें क्या कहता है? 4 नंबर रूल हमें कहता है कि द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विच इज एन अल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय अ लोकेटर नंबर। लोकेटर नंबर जो अभी मैंने आपको नंबरिंग जो दे रहा था, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको हम लोकेटर नंबर कहते हैं, जो कि हमें पोजीशन बताती है किसी भी ब्रांच का, ठीक है। So name of the substituent along with its position is indicated by the number of carbon atom to which it is attached is used as prefix before the parent name, ठीक है। तो जो ब्रांच हमारे साथ अटैच होता है, जो लॉन्गेस्ट चेंज के साथ अटैच होता है, तो इस ब्रांच को हमने जो पेरेंटल नेम होता है, ठीक है, उससे हमने पहले लिखना होगा, ठीक है। तो चौथा रूल हमें ये बताती है कि जितने भी ब्रांच अटैच हुए होंगे लॉन्गेस्ट चेन के साथ, तो वो ब्रांचेस जो है हमने पेरेंटल नेम से पहले लिखने होंगे। सही है। इसी तरह से मजीद आगे कहते हैं कि विद डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट
अगर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच हो, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन के साथ उसने ब्रांचिंग बनाई हो, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, दे आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फिर इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आगे पीछे करेंगे। कैसे आगे पीछे करेंगे ये अब मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, ठीक है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। सो मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास कार्बन नंबर 3 पर जो है आपके पास इथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, और कार्बन नंबर 2 पर जो है आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो अगर वैसे अगर हम देखें तो हमें पहले मिथाइल लिखना चाहिए, फिर इथाइल लिखना चाहिए, लेकिन रूल्स के मुताबिक हम क्या करेंगे, हम अल्फ़ाबेटिक्स को देखेंगे। क्योंकि ई जो है ये हमारे साथ एम से पहले आता है, तो हम क्या करेंगे, हम 3 मिथाइल, ठीक है, सॉरी 3 इथाइल, और फिर क्या करेंगे 2 मिथाइल, ठीक है, और फिर आखिर में जो पेरेंटल नेम होगा वो हम लिखेंगे। क्यों 3 इथाइल क्यों आ गए, क्योंकि ई जो है ये हमारे साथ एम से पहले आता है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स को हमने देखना है, ई जो है ये एम से पहले आता है, तो इसलिए हमने पहले क्या किया, 3 इथाइल को मेंशन किया कि जो इथाइल ग्रुप है ये कार्बन नंबर 3 पर अटैच है, जो मिथाइल ग्रुप है ये कार्बन नंबर 2 पर अटैच है, और बाकी हमारे साथ पेरेंटल नेम आ जाएगा जो कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेंगी। समझ आ गया इसकी? यस सर। ओके, वेरी गुड। फिर आगे क्या कहते हैं, इफ़ 2 और मोर सिमिलर अल्काइल ग्रुप आर अटैच, कहते हैं कि अगर एक ही कार्बन पर 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप जो है अटैच हुई, या एक ही लॉन्गेस्ट चेन पर जो है 2 या 2 से ज़्यादा सेम ब्रांचेस जो है वो अटैच हो, सेम ग्रुप अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो फिर आप क्या करेंगे, यूजिंग द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस डाई फॉर टू ट्राई, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर एक कंटिन्यूस चेन है, ठीक है, एक कंटिन्यूस चेन है ये, ठीक है, 1 2 3 4। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास कार्बन नंबर 4 पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, 3 पर भी अटैच है, और 2 पर भी अटैच है, तो 2 से ज़्यादा मिथाइल ग्रुप हो गए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर हम एक प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, जैसे कि क्या है, जैसे कि 2, ठीक है, 2 हो गया, 3 4, और फिर इसी तरह से डाई, सॉरी डाई नहीं है, 3 है, तीनों पर सेम है, तो फिर इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल, और फिर हमारे साथ क्या आएगा, ब्यूटेन, क्योंकि टोटल 4 कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन है, तो ब्यूटेन लिखेंगे। सो 2 3 4, 2 3 4, ठीक है, ट्राई मिथाइल, और क्या है, ब्यूटेन, सही है, ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। समझ आ गई इसकी? सर ट्राई क्यों करेंगे इसको, ट्राई इसलिए करेंगे क्योंकि जो मिथाइल है ना ये हमारे साथ सेम है, कार्बन नंबर 2 पर भी